10 में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर विचार साझा किए। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में करेंगे वृक्षारोपण। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की कड़ी कार्रवाई। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और सोपोर सहित कई स्थानों पर छापेमारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला समेत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर लगाया प्रतिबंध। सोमवार से लागू होंगे नए नियम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जो एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर दिखाता है। पीएम ने लिखा है कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। पीएम ने विश्वास जताया है कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे। बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं। हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें यकीनन इस बात की पुष्टि की गई है कि कहीं ना कहीं जितने भी गरीब हैं, जितने भी लोग कहीं ना कहीं जो गरीब कल्याण के लिए बात की गई है उसमें ये बताया गया है कि अब गरीबों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ये देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब, किसान और युवा को समर्पित रहेगी। और अब देखिए, 2014 से पहले करोड़ों लोग उन बेसिक सुविधाओं को वंचित थे। ना पीने का साफ पानी था, ना पक्की छत थी, ना धुएं से आज़ादी थी। और बीते 11 वर्षों में आंकड़े देखें, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, आज जो एलपीजी गैस कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन उज्ज्वला के तहत, उसकी आप देखें कि संख्या 2014 से पहले कुल जो गैस कनेक्शन थे उसके मुकाबले अब दोगुने से ज़्यादा हो गई है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल जो घर बने हैं वो देखें, वो अब 4 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बने हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो अंत्योदय पर का जो लक्ष्य है, जो अंत्योदय का विचार था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, वो पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। और सबसे जरूरी बात क्या हुई है कि जिन योजनाओं में जो टारगेट रखा गया उसे समय से पहले पूरा किया गया है। जब उज्ज्वला शुरू की गई थी तो 5 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य था, समय से पहले पूरा किया गया। उसको उज्ज्वला 2 लॉन्च की गई, 8 करोड़ का लक्ष्य रखा गया।
वो भी समय से पहले पूरा किया गया, फिर 10 करोड़ से आगे निकल गए और अब तो हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बन चुका है। अगर आप मुफ्त गैस कनेक्शन जो गरीब महिलाओं को दिए गए हैं, धुएं से आज़ादी मिली है। आप इसी तरह से देखिए पीएम आवास योजना 3 करोड़ के लक्ष्य के साथ शुरू हुई, 3 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल से पहले ही पूरा कर लिया गया, अब 4 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और लक्ष्य क्या है कि कोई भी गरीब ऐसा ना बचे जिसके पास पक्की छत ना हो। ये दुनिया की एक इतनी शानदार योजना है जिसमें हम देख रहे हैं कि हर गरीब को पक्का मकान हो, शहर में या ग्रामीण इलाकों में, उस पर काम हो रहा है। हमने देखा था कि गरीब कल्याण योजना की बात होती करें थी। शैलेंद्र, गरीब कल्याण योजना की अगर बात करें, जिसके लिए वीडियो भी साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इसके अंतर्गत क्या क्या सहूलियत गरीबों को दी जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे गरीब फायदा उठा सकते हैं? ये देखिए, हम जानते हैं कि भोजन की चिंता करना, आवास की चिंता करना और रोजगार की चिंता करना, ये सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। हम जानते हैं कोरोना में जब दुनिया चुनौती का सामना कर रही थी, तब भारत में सबसे बड़ी योजना गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। 80 करोड़ गरीबों को भोजन की गारंटी दी गई मुफ्त, यानी एक भी पैसा नहीं लिया गया और बाद में उसे 5 साल के लिए बढ़ाया गया। यानी हम देखेंगे कि उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, 25 किलोग्राम प्रति परिवार तक ये योजना है और अंत्योदय के तहत जो आते हैं वो 35 किलोग्राम अनाज पाते हैं। भोजन की चिंता दूर की, ये सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए और शानदार तरीके से योजना लागू की गई। सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले जो काम हुआ, पीडीएस के सिस्टम को सही किया गया, बोगस जो राशन कार्ड थे उनको खत्म किया गया, किसी भी राज्य में जो श्रमिक जाते हैं वहां पर राशन ले सकते हैं, पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई। और यही वजह है कि इतनी प्रभावी तरीके से ये व्यवस्था लागू की गई है कि आज कोई भी गरीब इस बात की चिंता नहीं करता कि वो उसे भूखा सोना पड़ेगा, उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पीडीएस सिस्टम बेहतर किया गया, खाद्यान्न की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, तो एक बड़ी योजना के साथ काम हुआ। इसी तरह आप आवास योजना में देखिए, जियो टैगिंग का इस्तेमाल किस तरह से पारदर्शी तरीके से आज 4 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं और इसमें से भी 73% से ज़्यादा जो घर हैं, जो आप देखें, या अधिकांश जो घर हैं वो महिलाओं के नाम है। तो महिला सशक्तिकरण की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं और वंचित तबका जो है, जो दलित है, पिछड़ा है, उसको कैसे कल्याण किया जाए, कैसे उनको विकास पर आगे लाया जाए। स्टैंड अप जैसी योजना है जहां महिलाओं को और दलित उद्यमियों को कोलेट्रल के बिना लोन दिया जाता है, यानी अगर वो कोई उद्यम करना चाहते हैं उन्हें लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना के लाभार्थी देखें, अधिकतर लाभार्थी कौन है, वो पिछड़े वर्ग से हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं। तो ये दिखाता है कि वंचित तबका जो है, अंत्योदय की जो अवधारणा है कि समाज के पायदान, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, तो उसको फायदा देने का काम किया गया है। और ये कोई एक सेक्टर में एक जगह पर नहीं। आप देखें, विश्वकर्मा योजना शुरू की गई, श्रमिकों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। तो सहारा देना, आयुष्मान के तहत 70 साल से सभी बुजुर्ग जो ऊपर के 70 साल से ऊपर हैं उम्र के, उनमें सभी बुजुर्गों का शामिल कर लिया गया। और देश भर में जो पात्र लोग हैं उनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त, आरोग्य मंदिर बनाए गए, टीकाकरण का बड़ा अभियान चला, दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ हम देख रहे हैं कि उसके दुकानें खुली। तो चिंता इस बात की गई कि जो आम व्यक्ति है आपको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रोकते हैं और आपको एक बार फिर से हम यहाँ बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से चल रहे पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन ने किस तरह लोगों का जीवन आसान किया है, पहले ये देख लेते हैं और फिर चलते हैं शैलेंद्र के पास। सर, पानी के बारे में ये समझो कि पानी की बहुत ज्यादा परेशानी थी। यहाँ ठंड भी पड़ती, बर्फ भी गिरता है, तब भी महिलाएं दूर दूर से पानी लाती थी। बच्चों को अपने यहाँ भी एक बार नहलाते थे, कपड़े भी उसी दिन धोते थे, बैलों के लिए पानी लगता था, उनके लिए भी लाना पड़ता था। पतरा वालों मकान હતું ને એટલે વરસાદ પડે એટલે પાણી નીચે પડે, ગોધરા પલ્લી જાય, અનાજ પલ્લી જાય, તો અમે આખી રાત જાગવું પડે। पर पीएम मोदी की आवास योजना और जल जीवन मिशन ने इनकी हर समस्या का समाधान किया। નવું પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં મકાન પાસ થયું છે તો હવે તો મને સારું લાગે। મારા મમ્મી પપ્પા કોઈ છે નહીં એટલે એ લોકો મારી બહેનો આવે એટલે મને સારું લાગે। हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है गांव के ऊपर, और वहाँ से हर घर में
और टंकी छत पे लगी और पूरा पानी हर गांव में हर घर में जा रहा है। मोदी साहेब के घर मकान એકલું નહીં પણ ઘરને પરિવારોને ખુશી પણ આપી છે અને બધા ખુશ પણ છે એનાથી। पिछले 11 साल में सर सब लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया है। મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। तो ये योजनाएं कहीं ना कहीं गरीबों के कल्याण के लिए मनाई जा रही हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर हम शैलेंद्र के पास चलते हैं और जानना चाहेंगे आपसे शैलेंद्र कि ये जो सभी योजनाएं हैं जो कि बनाई जा रही हैं गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए, इनका जो फ़ायदा है या फिर किस तरह से ये जो योजनाएँ हैं उन तक पहुँचाई जा सकती हैं, किस तरह से वो इसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, हर घर में पीने का पानी नल के जरिए पाइप के जरिए पहुंचाने की जो योजना है, कितनी क्रांतिकारी योजना है। इससे तमाम बीमारियों से जो गरीब परिवार हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनका बचाव हो सकेगा, उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया होगा। और कितनी तेज रफ्तार से योजना आगे बढ़ रही है कि अगर आप आंकड़ा देखें 2014 से पहले तो नाम मात्र के घर होंगे जहां इस तरह पाइप के जरिए ग्रामीण इलाकों में पानी पहुँचता था। अब कितना विस्तार हुआ है। आप टॉयलेट देखें तो बड़ी संख्या में एक आबादी थी और महिलाओं को बहुत उससे दिक्कत होती थी कि उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बन गए हैं और अधिकांश गांव एक तरह से देखें तो ओपन खुले में शौच से मुक्ति पा चुके हैं। तो ये क्रांति है जो हमने देखा है कि जन्म लिया है। दूसरी तरफ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण का आप देखिए 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम हो रहा है। बैंक सखी और ड्रोन सखी की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। तो इससे ये साफ होती है कि किस तरह से मोदी सरकार ने एक एक करके जो महिलाएं हैं, जो वंचित तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सुध ली है, उनको सहारा दिया है, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम किया है और उन योजनाओं को बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया है। उसके इम्प्लीमेंटेशन से लगता है, उसके लागू करने के तरीके से लगता है कि योजनाओं को तय समय पर पूरा किया जा रहा है, लीकेज फ्री एक तरह से पूरा बनाया जा रहा है। यानी बिल्कुल शैलेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूरी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है प्रतिबद्ध नजर आ रही है और गरीबों को भी चाहिए कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं ताकि उनका जो जीवन है वो भी बदलाव की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाएंगे। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है।
इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए लाभान्वित भी करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। और पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो भी शेयर किया है। लिखा है, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों को भी सराहना करना चाहता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आज एनआईए की छापामार कार्रवाई चल रही है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और सोपोर सहित कई स्थानों पर एक साथ एनआईए ने छापा मारा। आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में ये एक्शन हो रहा है। शोपियां जिले की बात करें तो यहाँ स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए रेबन, नेलदूरा, चाकू और बटमुरान, वानपुरा इलाकों में छानबीन कर रही है। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि कल कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में कल तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज से 8 जून तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों के लिए हीट वेव और ह्यूमिडिटी की चेतावनी दी गई है। ओडिशा में आज और कल गर्म हवा परेशान कर सकती है। वहीं राजस्थान में आने वाले दिनों में लू चलेगी। हर बार जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के रैपर को फेंकते हैं तो उसका एक हिस्सा नदी, समुद्र या यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जा सकता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का स्पेशल फोकस प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहा है। सतत विकास और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने बेसल कन्वेंशन, G20 ओसाका विजन और हाई एम्बिशन कोलिशन जैसे वैश्विक प्रयासों का समर्थन किया है। भारत ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पहलों में भाग लेकर प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट से लड़ने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ हाथ मिलाया है। मई 2019 में भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त बैठकों में शामिल हुआ और खतरनाक कचरे और रासायनिक उपयोग को विनियमित करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन किया। बेसल कन्वेंशन के प्रियोर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया में प्लास्टिक वेस्ट को लाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने और इलीगल प्लास्टिक डंपिंग के खिलाफ वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा मिला। जून 2019 में G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत और दूसरे सदस्य देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर सहमति जताई। उन्होंने समुद्री प्लास्टिक कूड़े और माइक्रो प्लास्टिक को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और 2050 तक महासागरों में कोई भी नया प्लास्टिक कचरा डालने से रोकने का लक्ष्य रखा। जनवरी 2021 में पेरिस में वन प्लेनेट समिट के दौरान भारत प्रकृति और लोगों के लिए हाई एम्बिशन कोलिशन में शामिल हुआ। इस वैश्विक पहल का लक्ष्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करना है। और भारत ने प्लास्टिक कचरे के संकट से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचा अपनाया है। कानूनों, सुधारों और मिशनों के माध्यम से देश प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। दिसंबर 2024 तक 103 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कई प्रावधान किए गए। इसके जरिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट आइटम्स को बैन किया गया। वहीं पतले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्रीय नियमों के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की। APR पोर्टल के जरिए उत्पादकों को जवाबदेह बनाया गया। इंडिया प्लास्टिक चैलेंज और नेशनल एक्सपो प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देते हैं और प्लास्टिक पार्क और CSIR तकनीक से प्लास्टिक कचरे को फ्यूल और रिसाइकलेबल उत्पादों में बदला जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने रूरल और अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया है। कमलपुर और त्रिची ने कंपोस्टेबल बैग और कपड़े के थैले बनाने के अभियान में सफलता दिखाई है। भारत नीति, नवाचार और सार्वजनिक कार्रवाई के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर अग्रसर है।
और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 2025 से 2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में सचिव DARPG V श्रीनिवास को भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया है। इस साल 3 जून को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ, जिनमें 141 वोट पड़े, जिनमें से भारत ने 87 वोट 61.7% वोट प्राप्त किए और ऑस्ट्रिया ने 54 वोट प्राप्त किए। 38.37% वोट IIAS की भारतीय अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। भारत प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से 1998 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है। और चीफ जस्टिस BR गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद का सीधे तौर पर उल्लेख किए बगैर न्यायपालिका में करप्शन को लेकर अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुख की बात है कि न्यायपालिका में करप्शन और न्याय कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। इस तरह के मामले लोगों के न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करते हैं। हालांकि जब भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने ये बात UK सुप्रीम कोर्ट में राउंड टेबल डिस्कशन में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि जजों की ओर से संपत्ति की घोषणा जैसे पारदर्शी कदम न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय किया है कि जज सार्वजनिक पदों पर बैठे दूसरे लोगों की तरह जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया है जहां जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दी, नमस्कार।